जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 की निःशुल्क क्लासेज हम आपको करा रहे थे। चलिए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए रेगुलर की तरह हम सुबह 10 बजे में आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। आज फिर हम आपको बाल विकास की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हम बाल विकास की यह महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रोजाना सुबह 10 बजे में आपको करा रहे हैं। यह एक क्लास ऐसी आज होने वाली है कि जो आपको यूट्यूब पर पहली बार ऐसी क्लास मिलेगी और यह क्लास जो है रीट के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं रोजाना हमारे साथ पूरी क्लासेस जरूर देखिए और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्नों को देख लीजिए। आज हमने कुछ परिभाषाओं को शामिल किया है, कुछ फैक्ट वाले प्रश्न भी शामिल है, कुछ एक दो प्रश्न पेडागोजी के भी शामिल है। मतलब हर तरीके के प्रश्नों को आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न देखने से पहले एक निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास जरूर देख लीजिएगा। जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़े वो लोग जरूर देखें क्योंकि उनको भी तो पढ़ना है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज की परिभाषाओं से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको पता होने वाला है। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यह कथन है। आपसे एक परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, वह परिभाषा पूछी गई। चलिए कहा जा रहा है वुडवर्थ का है, गैरेट का है, थॉर्नडाइक का है या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, यह किसका परिभाषा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो ये कथन वुडवर्थ महोदय का है। इंपॉर्टेंट कथन है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से एक महत्वपूर्ण परिभाषा आ गई। कुछ परिभाषा लगभग 2-3 प्रश्न परिभाषा से संबंधित हैं क्योंकि परिभाषाओं के प्रश्न भी आपके पेपर में आते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन है। ए ऑप्शन पियाजे का, बी ऑप्शन मैकडूगल का, सी ऑप्शन वुडवर्थ का और डी ऑप्शन थॉर्नडाइक का। यहाँ पर देखिए अभी वह यहाँ पर एक मिनट देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, अभी वह एक प्रकार को व्यवहार को सजाए हुए है। ठीक है, एक प्रकार का व्यवहार को सजोए हुए है। तो मतलब इस समय आपसे अगर पूछा जाए मौजूदा समय में जो मनोविज्ञान है किसका अध्ययन करता है, तो वह व्यवहार का अध्ययन करता है। आपसे पूछा है कौन सा विज्ञान होता है इस समय, तो व्यवहार का विज्ञान है इस समय। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपसे पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस परिभाषा की। तो यह परिभाषा भी वुडवर्थ महोदय की है। वुडवर्थ महोदय ने कहा था मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ये दोनों परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, अगर आप इन दोनों परिभाषाओं को नहीं जानते तो जान जाइए क्योंकि यह परीक्षा में 100% छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, बार बार परीक्षा में पूछा गया, चाहे सीटेट तक में भी यह परिभाषा तो सीटेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, रीट में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं। तो सभी परीक्षाओं में यह परिभाषा पूछी गई। दोनों परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा और पहले प्रश्न में मैंने जो करवाया था, ये परिभाषा बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है, यह वुडवर्थ महोदय का इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये दोनों परिभाषाएं वुडवर्थ महोदय की है, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न अगर परिभाषाओं से बनेगा तो ये प्रश्न जरूर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए ऑप्शन इरिक्सन ने किया था, बी ऑप्शन फ्रायड ने किया था, सी ऑप्शन कोहलर ने किया था और डी ऑप्शन वाटसन महोदय ने किया था। चलिए विकास के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो उत्तर हो जाएगा कौन, इरिक्सन। इरिक्सन महोदय ने दिया था। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, आपको पता होगा, समाज के ऊपर अपनी जो खोज या सिद्धांत दिए थे वो वाटसन महोदय थे। और फ्रायड ने किस पर प्रयोग किया था, आप कमेंट करके जरूर बताइए फ्रायड ने किस पर प्रयोग किया था। चलिए सिगमंड फ्रायड, मनोलैंगिकता का विकास जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया था। आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए मनोलैंगिकता का विकास। ठीक, चलिए लिख लीजिए मनोलैंगिकता का विकास सिगमंड फ्रायड। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और ये सिगमंड फ्रायड इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कह लीजिए या कथन कह लीजिए या परिभाषा, जो भी आप समझ रहे हैं कह लीजिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आप तक यह हमारी क्लास पहुंच गए तो पूरी क्लासेज जरूर देखिए। रोजाना सुबह 10 बजे में आपको प्रोवाइड करते हैं रीट स्पेशल क्लासेज निःशुल्क में, ठीक है। चलिए, अगर आपने पिछली क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे पिछले क्लासेज को भी देखिए, क्योंकि हमारा सिद्धांत है आपको रीट में 30 में 30 दिलाने की, ठीक है। 30 में 30 दिलाने की, क्योंकि हम सिद्धांत पूरा लेकर चलेंगे, तब हो सकता है आप 30 में 30 ना पाकर 30 में 25 पा जाए, 26 पा जाए, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए हमारे साथ और निःशुल्क तैयारी करिए, आप पा सकते हैं। क्योंकि मैंने सीटेड में 30 पाया था। सोचिए, सीटेड जैसी परीक्षा में जब मैंने दिया था 2021 में, मैं खुद 30 में 30 पाया था, ठीक। चलिए, प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर खाली स्थान में एक शब्द भरना होगा। कहा जा रहा है के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। कौन से होंगे, किनके अनुसार है? ए ऑप्शन बंडूरा के अनुसार, बी ऑप्शन युंग के अनुसार, सी ऑप्शन एडलर के अनुसार और डी ऑप्शन फ्रायड के अनुसार। चलिए, कहा जा रहा है किनके अनुसार, वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था इदम, अहम, पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। 3 घटक माने थे, कौन थे वो? तो आपको मैंने पहले ही बताया था, मनोलैंगिकता का विकास किसने दिया था? तो वो थे सिगमंड फ्रायड। इड, ईगो, सुपर ईगो इसी ही कहा जाता है। इदम को इड कहा जाता है, अहम को क्या कहा जाता है? ईगो कहा जाता है, पराहम को कहा जाता है सुपर ईगो, ठीक है। इंग्लिश में अगर पूछा जाए इड, ईगो, सुपर ईगो। चलिए, इसे कहते हैं ईड, लिख लीजिए, इसे ईड कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे? मैंने बताया अहम को ईगो कहेंगे, ठीक है, ईगो, ई ई जी ओ होगा, ठीक है। और पराहम को क्या कहेंगे? सुपर ईगो, ठीक है, सुपर ईगो लिख लीजिएगा आप लोग, या से यू कर लीजिए, सुपर ईगो आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला, देखिए यह भी परिभाषा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो परिभाषा है, हमने आपसे पहले बताया 2 परिभाषाएं ऊपर करा दिया, अब एक परिभाषा इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है यह भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। अगर आप यहाँ परिभाषा नहीं है, माफी चाहेंगे, अगर यहाँ पर ये एक बात कहा जाए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, अगर आप जानते होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। लेकिन देखिए प्रश्न को कैसे घुमा कर आपके लिए बनाया गया है। कहा गया था यहाँ पर किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो देखिए, ए ऑप्शन वाटसन महोदय, बी ऑप्शन स्किनर, सी ऑप्शन पियाजे और डी ऑप्शन थॉर्नडाइक, ठीक। जैसे ही आप व्यवहारवादी शब्द पढ़ते हैं, आपके मन में तुरंत आ जाता है कि हमारा उत्तर वाटसन महोदय होंगे। तो जी नहीं दोस्तों, यह हमारा वाटसन महोदय नहीं होंगे। व्यवहारवादी का जनक वाटसन को कहा जाता है। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यवहारवादी का जनक कौन है, तो वो होते हैं वाटसन महोदय। वाटसन को व्यवहारवादी जनक कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं इस प्रश्न के किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। मैंने आपसे पहले कहा, अगर आप जानते होंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप उत्तर दे सकते हैं। उत्तर होने वाला है हमारा स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो था स्किनर महोदय ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिद्धांत हमारा इतना है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए, ताकि आपका समय बचे और आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं अपने मन से तो वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? ए ऑप्शन नामित है, बी ऑप्शन अनुपात है, सी ऑप्शन क्रमिक है और डी ऑप्शन अंतराल है। चलिए बताइए तो कौन सा होगा? मापन के स्तरों में सबसे बेस्ट कौन सा होने वाला है? चलिए बताइए बेस्ट कौन सा होने वाला है, ठीक। चलिए उत्तर होने वाला है हमारा अनुपात। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मापन के स्तरों में सबसे बेस्ट होता है अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? ए ऑप्शन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, बी ऑप्शन TAT और सी ऑप्शन शब्द साहचर्य परीक्षण और डी ऑप्शन 16 PF परीक्षण।
चलिए, व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है अगर बात करते हैं तो इसमें से 3 हैं। रोसर स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व का परीक्षण है, और TAT तो आप जानते होंगे कि व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण है, और शब्द साहचर परीक्षण। ये तीनों हैं, तो इसलिए हमारा ये सही नहीं होंगे, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यह नहीं है तो ये सब हमें काटना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट। चले, इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए। चलिए, कहा जा रहा है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 50 से 60, 70 से 90, 90 से 109, और इनमें से कोई नहीं। चलिए, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, पूछा जा रहा है आपसे। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि 90 से 109 के बीच औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक ही निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ए ऑप्शन सहसंबंध, बी ऑप्शन मार्गांतरीकरण, सी ऑप्शन विलयन, और डी ऑप्शन नवीनीकरण। चले, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किसके द्वारा लाया जा सकता है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो मूल प्रवृत्तियों में अगर बात करते हैं परिवर्तन किसके द्वारा, तो वो होता है मार्गांतरीकरण, मार्गांतरीकरण। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस बार रीट पास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि रीट के अंदर लगभग 50,000 वैकेंसी आने वाले हैं। ठीक है, 50,000 वैकेंसी जब आने वाली, कम से कम 50,000 आने वाले हैं, तो यह क्लास जो हम रेगुलर आपको करा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी वालों के लिए और 6 to 8 वालों के लिए, जो से आप मिडिल भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है, CDP 30 नंबर आपके पेपर में आता है, जिसकी हम तैयारी निःशुल्क में आपको करा रहे हैं। और 30 में हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको 30 में 30 दिलाया जाए और आपका स्कोर कम से कम 100+ होना ही चाहिए। वैसे तो ये पास मार्किंग का सिर्फ परीक्षा कराता है। आपको रीट बोर्ड पता होगा, 90 नंबर पर जनरल पास होते हैं और 82 नंबर पर OBC और SC के छात्र 82 नंबर पर पास हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, 82 नंबर आपको लाना, ये सिद्धांत नहीं होना चाहिए, ना तो 90 नंबर। 100 का लक्ष्य बनाइए, आप लोग 100 नंबर लाने का लक्ष्य बनाइए, जिससे आपकी स्कोरिंग भी अच्छा हो सके और आपका विश्वास इस परीक्षा के प्रति और हाई हो सके, ताकि आप मेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रत्ययों का बनते रहना, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन विषम, बी ऑप्शन अनियमित, सी ऑप्शन सामाजिक, और डी ऑप्शन संचयी। चलिए बता दीजिए, तो प्रत्ययों का बनना क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि संचयी होता है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, किसका प्रक्रिया? संचयी प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। अगर आपको अच्छी क्लास लग रही है तो आप अपने मित्रों तक भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि रीट फ्री क्लासेज आपको कराई जा रही है, वो भी लक्ष्य तक पर फ्री में। ठीक, चलिए प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? चलिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ए ऑप्शन शिक्षण तकनीक, बी ऑप्शन शारीरिक क्षमता, सी ऑप्शन वैयक्तिक विभिन्नता, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए उत्तर। तो बात करते हैं, पढ़ते समय अगर एक सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, तो उनको याद करना चाहिए। आप अपने आप को टीचर समझिए, इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो अगर आप एक टीचर हैं, आपको अपने क्लास में पढ़ाना है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोचिए। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा व्यक्तिगत विभिन्नता।
ठीक है। शिक्षण तकनीक इसको हमें उतना महत्व नहीं देना, शारीरिक शिक्षण क्षमता ये नहीं, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस में चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो सोच कर गए हैं कि आज हम बालक को ये पढ़ाएंगे, उसमें परिवर्तन भी करना होगा वहाँ पर, क्योंकि हो सकता है बालक उसे सीखने में असमर्थ हो, कुछ बालक सीख सकते हैं, कुछ नहीं सीख सकते। तो इसलिए हमें वो उपाय अपनाना होगा जिससे सभी बालक आसानी से सीख सके, आसानी से पढ़ सके। इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के आखिरी प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न पर चलते हैं। यह भी एक परिभाषा कह सकते हैं आप। चलिए, कहा जा रहा है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? यहाँ पर व्यक्तित्व कहा गया है, समायोजन कहा गया है, संवेदना कहा गया है, चरित्र कहा गया है। बता दीजिए आप लोग क्या होगा। चलिए बताइए तो क्या होगा उत्तर। चलिए जल्दी बताइए जल्दी। व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा व्यक्तित्व। बिल्कुल सही ऑप्शन आप कह रहे हैं, तो ए ऑप्शन हम मान सकते हैं, व्यक्तित्व होगा। इस प्रश्न में सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, आपको पता होना चाहिए, मैंने बार बार बता दिया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर पिछले क्लासेस को देख लीजिए, और पहली बार आए हो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो निवेदन बस करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस सुबह 10 बजे में आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप सुबह 10 बजे डेली लाइव जुड़िए हमारे चैनल पर और फ्री में तैयारी कर लीजिए रीट की। चलिए, आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे में, तब तक के लिए धन्यवाद।